नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। आज नोएडा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। प्रातःकाल की प्रथम बेला से बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण वनस्पति, फल फूल बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहे हैं। मैं ऑफिस के लिए जब निकला तो सारे पेड़ जो झूम रहे थे वो इतने सुंदर लग रहे थे। नहाए धोए आनंद आ गया, अपने पहाड़ों की याद आ गई। आज मैं दो कहानियों का पाठ करने जा रहा हूँ। ये दो कहानियाँ जिन लेखक की हैं, एक ही लेखक की दो कहानियाँ, छोटी कहानियाँ। इसका पाठ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिस पेशे से ये जुड़े हैं लेखक महोदय, उस पेशे से आज के दौर में संवेदनशीलता की उम्मीद रखना दुष्कर कार्य होता जा रहा है। इस दृष्टि से ये दो कहानियां मुझे पसंद आईं। कल बरसों के बाद, शायद 3 बरस के बाद या 4 बरस, 3 बरस तो कम से कम, इन लेखक महोदय से मेरी दिल्ली में मुलाकात हुई। जब मुलाकात के दौरान गप्पाबाजी चल रही थी तो मेरी नज़र उनकी टेबल में रखी हुई कुछ पुस्तकों पर पड़ी। पाया ये उनकी रचनाएं, प्रारंभिक रचनाओं का संकलन है जो उन्होंने आज से 20-22 बरस पहले शायद लिखी होंगी। ऐसी सारी कहानियों का संकलन उनका हालिया दिनों में आया है। तो मेरे अनुरोध पर, मेरे मांगने पर उन्होंने मुझे न केवल ये इस संकलन को मुझे भेंट किया बल्कि अपनी कई अन्य पुस्तकें और भी दी। बहरहाल ये दो कहानियाँ मैं पढ़ रहा हूँ आपसे इस गुजारिश के साथ कि आप लोगों को ये कहानियाँ कैसी लगी, इसकी निष्पक्ष राय दीजिएगा। और यह स्मरण कराना चाहूँगा, ये लेखक की प्रारंभिक कहानियाँ हैं, शुरुआती दौर की कहानियाँ हैं। बाद के वर्षों में राजेंद्र जी के संपादक रहते हंस में भी उनकी कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। कई कहानी संग्रह उनके आ चुके हैं, मगर ये प्रारंभिक कहानियाँ हैं। और जैसा मैंने कहा, जिस पेशे से वे हैं उस पेशे से मानवीय संवेदनाओं की उम्मीद तो की जाती है, लेकिन इस दौर में उन मानवीय संवेदनाओं का इस पेशे से बहुत हद तक क्षरण हो चुका है। इसलिए मुझे ये कहानियाँ अच्छी लगीं। आपको कैसी लगी, निष्पक्ष राय दीजिएगा। कल प्रातः आपको लेखक का नाम बताऊंगा, और यदि आपने लेखक का नाम मुझे पूर्व सूचित कर दिया तो निश्चित ही, जैसा परंपरा हमारी रही है, मैं आपको 2 बहुत अच्छी पुस्तकें उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो शुरू करते हैं पहली कहानी, जिसका शीर्षक है रिक्शा वाला। जैसे ही मैं बस से उतरा, सफ़ेद पैजामा और कुर्ता पहने वह युवक तेजी से आया और उसने मेरे हाथों से सूटकेस पकड़ लिया। बाबूजी, रिक्शा, कहकर वह मेरे सूटकेस को पकड़े मेरे आगे आगे चलने लगा। रिक्शे के पास पहुंचकर बोला, बाबू किधर जाना है? दारुल शफा। और तब उसने सूटकेस रिक्शे में रखते हुए बैठने का आग्रह किया। मैंने कहा, रिक्शे में बैठूंगा तो तभी ना जब बताओगी कि कितना पैसा लोगे। अरे बाबू, बैठिए तो सही, जो देना हो दे दीजिएगा। फिर भी पहले बता दो, नहीं तो बाद में झिकझिकबाजी होती है। बाबूजी, आप तो रोज़ आते जाते हो, जो देते हो मुझे भी दे देना। और बिना तय किए मैं उसके रिक्शे में बैठ गया। वह रिक्शा तेज़ी से चलाने लगा। 1-2 बार लगा मानो रिक्शा किसी वाहन से अब टकराया तब टकराया। अचानक मैंने कहा, भैया थोड़े धीरे चलो, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा बाबूजी, कहकर वह रिक्शा आराम आराम से चलाने लगा।
चिलचिलाती धूप में रिक्शा चलाते उसकी कमीज पसीने से तरबतर हो उसकी पीठ से चिपक गई थी। दोनों कनपट्टियों से पसीने की धार गालों से होती हुई ठुड्डी से टपक रही थी। तेज़ धूप से मेरा सिर भी तप रहा था। इसके बाद भी उसके चेहरे में किसी प्रकार की कोई शिकन न थी। अचानक फिर रिक्शा तेज़ी से चलने लगा। मैंने कहा, भाई धीरे चलाओ, कहीं रिक्शा टकरा गया तो अपने आप तो मरोगे ही, मुझे भी मारोगे। धीरे चलाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बोला, बाबूजी थोड़ा मुझे जल्दी है, जल्दी से घर पहुंचना है ना, इसलिए। कहाँ की जल्दी हो रही है भाई? छोटा भाई है, उसे तैयार कर अभी स्कूल भेजना है। 10 बजे उसका स्कूल लगेगा और मुझे यहीं 9 बज गए। अभी आपको छोड़ूंगा, फिर घर जाकर उसे तैयार करूंगा। तो पहले क्यों नहीं गए? बाबूजी 7 बजे से यहाँ पर हूँ, एक सवारी नहीं मिली, कैसे खाली जाता? घर में और कोई नहीं? नहीं बाबूजी, माँ बहन भाई कुछ तो होंगे। माँ बाप होते तो बात ही क्या थी, भाई बहन भी कहाँ किस्मत में थे। माँ बाप मजूरी करते थे, मैं तब बहुत छोटा था। उस दिन घर में अकेला ही था। शाम को माँ बाप मजूरी करके लौट रहे थे। दंगा भड़का और घर के चौराहे के सामने ही उन्हें। इतना कहकर वह चुप हो गया। उसकी बातों से मुझे दुख हुआ। मैंने विषय बदला। तुम तो कह रहे थे कि छोटे भाई को स्कूल भेजना है। हाँ, वो अभागा भी तो अनाथ ही है, वह बोला। अनाथ? तो तुमने गोद लिया है उसे? नहीं, कूड़ेदान में पड़ा मिला मुझे। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। कूड़ेदान में? हाँ, करीब 5 साल पहले की बात है। किसी औरत ने उसे जन्म देकर एक पेटी में रख कूड़ेदान में फेंक दिया था। सारे मोहल्ले की भीड़ इकट्ठा हो गई, पर किसी ने उसे हाथ नहीं लगाया। अच्छा, तो तुम उसे उठा कर ले आए? हाँ बाबूजी, आज तो यहाँ इंसान की कोई कदर ही नहीं रही। जब मैंने अस्पताल में एक डॉक्टरनी को सारी बात बताई तो उसने कुछ दिन अस्पताल में रखने को कहा। 1 वर्ष तक वो अस्पताल में रहा, उसके बाद से ही मेरे पास है। अब 5 बरस का हो गया है। बहुत समझदार है बाबूजी। देर हो गई तो नाराज़ हो जाएगा। क्या माँ के बारे में नहीं पूछता? मैंने पूछा। मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारे जन्म लेते ही हमारी माँ मर गई थी। रिक्शा तुम्हारा अपना है? अपने रिक्शे का तो ख्वाब ही देखना है। एक बार पैसा इकट्ठा किया भी था, रिक्शा लेने की ठान ली थी, किंतु अच्छी वाली स्कूल में भाई का दाखिला करवाया, सब खर्च हो गया। अरे साहब, भानु पढ़ लिख जाएगा तो रिक्शे ही रिक्शे हो जाएंगे। एकाएक उसने ब्रेक लगाए। मेरा मुकाम आ गया था। उसने झटपट मेरा सामान उतार कर नीचे रखा। मैंने पूछा, कितना पैसा दे दूं? बाबूजी जितने आप दे देंगे, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अरे भाई, कुछ तो बताओ। बाबूजी जो भी देना है तुरंत दे दीजिए, देरी ना करिए, भाई नाराज़ हो रहा होगा, स्कूल में देरी होगी तो उसे डांट पड़ेगी। मैंने 4 रुपये उसकी हथेली में रखे। उसने रुपये गिने बिना कुर्ते की जेब में ठूसे। आगे कोई बात नहीं करी। रिक्शे के एक पैडल पर खड़ा होकर झटके से रिक्शा आगे बढ़ाया और सरपट दौड़ाने लगा। मैं उसे तब तक देखता रहा जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। मेरे मन में उसके प्रति आत्मीयता का भाव जागृत हो गया था। बेचारा दीनहीन स्थिति के बावजूद अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से पूरा करने में लगा है। क्षणिक मुझे खुशी का आभास हुआ और सोचता रहा, उसका नाम भी तो नहीं पूछ पाया। कहाँ रहता होगा वो? क्या फिर वह ढूंढ कर भी दोबारा मिल पाएगा? ये पहली कहानी है इन लेखक की जो मैंने पढ़ी। आपने इसमें मानवीय संवेदनाओं को अनुभव किया होगा। मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि जिस पेशे से ये मान्यवर हैं, लेखक होने के अतिरिक्त उस पेशे से हमारी अपेक्षा तो मानवीय संवेदनाओं से भरे रहने की होती है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, सारे मानवीय मूल्यों के ह्रास का दौर है, समाप्त होते जा रहे हैं। इसलिए मुझे ये कहानियाँ अच्छी लगीं। दूसरी कहानी का शीर्षक है अपरिचित। हमारी बस रुकी। ड्राइवर ने कहा, सब लोग खाना खा लो, उसके बाद यह बस सीधे जोशीमठ रुकेगी, वहाँ खाने का समय नहीं मिलेगा। गेट के समय पहुँचना पड़ेगा और उसी गेट से बद्रीनाथ जाना पड़ेगा। सब यात्री बस से उतरने लगे। मैं अपने साथी के साथ सामने की ओर जाने लगा। एक जगह लोगों की भीड़ लगी थी। यह क्या? पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा हुआ था, खून से लथपथ।
फिर उसे एक जीप में रखा और देखते ही देखते वह जीप चल दी। मैं उत्सुकतावश भीड़ के निकट गया। क्या हो गया, क्यों लगी थी भीड़? एक बुजुर्ग कहने लगे, बेटा, जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो चारों ओर से परेशानियां आती हैं। क्या सुंदर खाता पीता था, भला आदमी था बेचारा, सब लोगों के काम आता था, पर देखो ऐसे वक्त पर भी किसी ने उसकी सहायता नहीं की। अरे कर देता कोई थोड़ा बहुत उसकी सहायता तो क्या जाता। वह तो ऐसा भी नहीं था कि जो भूल जाता। बात अभी पूरी भी नहीं हुई कि बस जाने का समय हुआ। ड्राइवर ने हॉर्न दिया। हम लंबे लंबे कदमों को रखते हुए बस में जा पहुंचे। मेरे साथी रविंद्र का मन उसकी बातों को सुनकर विदीर्ण हो गया। बोला, बैग पकड़ो और उतरो। मैंने कहा, क्यों भाई, आगे नहीं जाना? नहीं, पहले उसको देखेंगे, अस्पताल चलेंगे, जब तक उससे नहीं मिलेंगे मन नहीं मानेगा। मैंने उसे समझाया, अरे मिलोगी भी तो क्या करोगे? सरकार के पैसों का मामला है, हम उसकी क्या सहायता कर सकते हैं? हम भी तो नंगे हैं उसकी तरह। रविंद्र मुझ पर नाराज सा हो गया। अरे तुम तो बिल्कुल निर्दयी हो गए हो। हम उसकी कोई भी सहायता ना कर सकें पर मिल तो सकते हैं, उसकी बात तो सुन सकते हैं। ऐसी स्थिति में बेचारे को कोई भी तो नहीं मिल रहा होगा। इस पुलिस के चक्कर में तो वो अच्छा खासा व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। पर समझ में नहीं आता कि इसको चोट कैसे आई। यदि पैसा जमा नहीं किया तो कर देते उसे बंद, पर यह क्या किया, लहूलुहान कर दिया। निश्चित ही पुलिस वालों ने मारा होगा। हम दोनों बस से उतर गए। कंडक्टर से पैसा वापस लेने का आग्रह किया, पर कंडक्टर था जो हमारी बात मानने को तैयार नहीं था। एक और टिकट का मोह तो दूसरी ओर रविंद्र की जिद। कंडक्टर से कहा सुनी हुई, किंतु पैसे वापस ना हुए। बिना पैसे लिए ही हम अस्पताल की ओर चल दिए। दोनों रास्ते में तरह तरह की बातें करने लगे। चाहे जो कुछ भी हो, यदि वह निर्दोष होगा तो उसका साथ अवश्य देंगे, चाहे सारे काम छूट जाए। रविंद्र बोला। अस्पताल पहुंचे। पूछताछ करते हुए उस कक्ष में पहुंचे जहां डॉक्टर मरीजों को देख रहा था। हर किसी मरीज के साथ एक एक दो दो व्यक्ति खड़े थे, किंतु एक चारपाई थी जिस पर कोई भी नहीं था। हमने डॉक्टर से पूछा, अभी अभी पुलिस एक आदमी को लाई, वह कहाँ है? डॉक्टर ने अनभिज्ञता प्रकट कर दी। बाहर आकर चपरासी से पूछा तो उसने बताया कि पीछे वाले अकेले कमरे में उसे रखा गया है। हम उसे साथ लेकर उस पीछे वाले कमरे में पहुंचे। बाहर 2 पुलिस के जवान तैनात थे। पहले तो उन्होंने मिलने की इजाज़त नहीं दी, किंतु अधिक आग्रह करने पर हमें इजाज़त मिल गई। अंदर चारपाई पर लेटे खून से लथपथ उस व्यक्ति के अभी कपड़े भी नहीं बदले गए थे। थोड़ा बहुत पट्टी इत्यादि जरूर कर रखी थी। जगह जगह चोटें आई थी। सर लगभग पट्टियों से भरा था। उस आदमी का पूरा नक्शा ही बदला लग रहा था। रविंद्र उसके हाथों पर हाथ रखते हुए बोला, क्या हो गया, यह सब कैसे हो गया? लेकिन वह मौन हमें निहारता रहा। उसके देखने से ऐसा लगा मानो कुछ सोच रहा हो कि यह सब कुछ पूछने से भी कुछ नहीं होने वाला। उसकी आंखें बोल रही थीं, मानो यह सब पूछकर हम उसका उपहास उड़ा रहे हों। पर रविंद्र भी हारा नहीं, बोलता ही गया। बाहर खड़ा पुलिस का जवान गुस्से में आया और बोला, आप लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं इसे। जवान के बोलने पर मरीज गुस्से से तमतमा कर बोला, ये परेशान कर रहे हैं या तुमने मुझे परेशान किया? और फिर यकायक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लंबी कहानी है साहब, हम गरीब लोगों पर तो भगवान को भी दया नहीं आती और मनुष्य तो क्रूर होता ही है। सरकार भी किसी बेबस की मजबूरी नहीं देखती, अपने नियम कानूनों द्वारा गरीबों का गला घोट देती है। साहब, सरकार के नियम कानून सब गरीबों को सताने के लिए होते हैं, अमीरों के लिए नहीं। गरीबों के अरमान तो यूं ही मिट्टी में मिल जाते हैं। मैंने भी अच्छे जीवन की कल्पना की थी, लेकिन आज जीवन से निराश, हाथ पांवों से टूटा अपंग व्यक्ति अस्पताल की खटिया में पड़ा हूँ, और इधर मेरे छोटे छोटे बच्चे बाप के जीते जी अनाथ हैं। क्या बुरा किया था मैंने कि सरकार से कर्जा लेकर आटा पीसने की एक चक्की लगाई, और किश्त भी तो लगातार दे ही रहा था, पर ईश्वर को कहाँ मंजूर था। आज से ठीक 3 साल पहले मशीन पर मेरा एक पाँव आ गया और इस कमबख्त पैर के इलाज ने जितना भी पैसा था सब खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, जब पैसा नहीं रहा तो मशीनों को बेचकर इलाज कराना पड़ा, तब जाकर बड़ी मुश्किल से 2 साल बाद ठीक हो पाया। फिर एक बार हिम्मत जुटाई और जो 2-4 खेत थे, एक छोटा सा मकान था, उसे बेच डाला और आटा पीसने की चक्की दोबारा लगा ली। अभी 2 माह भी नहीं बीते थे कि वसूली शुरू हो गई।
कहाँ से देता पैसा। इधर उधर बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन कोई भी सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। मैंने सरकार से भी प्रार्थना की, पर सरकार ने भी नहीं सुनी। मंत्री जी को भी लखनऊ जाकर हाथ जोड़कर आया था, पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। रोज पटवारी धमकी देकर चला जाता था। पटवारी जी के भी बहुत हाथ पांव जोड़े, पर वे भी कहाँ मानने वाले थे। आज सुबह सुबह अचानक पुलिस गांव में आ धमकी। मैं पुलिस से बचना चाहता था। मुझे डर था कि ये मशीनों की कुर्की करने के साथ साथ मुझे मारेंगे भी। पुलिस को देखते ही मैं छत से कूदा और भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहीं लुढ़क गया। मेरे दोनों पाँवों की हड्डियां टूट गईं। वैसे भी एक पाँव की हड्डी तो पहले ही टूटी थी, वह तो फिर टूटी ही टूटी। दूसरी टांग को भी मैं हाथ से गंवा बैठा। इतना बोलते ही वह रोने लगा। साहब, सर बचा था, उस पर भी कई घाव आ गए। रविंद्र बोला, लेकिन तुम भागे क्यों? साहब, पटवारी जी ने कहा था पुलिस आएगी और मारते हुए ले जाएगी। मैंने कितनी बार विनती की कि मुझे कुछ समय और दे दें तो मैं सरकार का सारा कर्जा चुकता कर दूंगा। इतने में डॉक्टर आ गए थे। इनके पाँवों का पहले एक्सरे होगा, फिर आज ही प्लास्टर कर दिया जाएगा। एक्सरे कक्ष में उसके जाने की तैयारी होने लगी और वह घूर घूर कर हमारी ओर देखने लगा, मानो कह रहा हो, एक तुम ही तो हो जो मेरी खोज खबर करने आए। गांव में लोगों के लिए तो मैं जीऊँ या मरूं, उन्हें क्या, पर तुम भी क्या मुझे ऐसे ही अकेले छोड़ के चले जाओगे? रविंद्र ने उसकी आंखों के भाव पढ़ लिए थे। बोला, तुम चिंता ना करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो सकोगे तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। एक बार फिर रघुवीर की आंखों में आंसू छलक आए। इधर पता चला कि पुलिस ने उसकी मशीनों की कुर्की के आदेश निकाल दिए हैं। रविंद्र को बहुत बुरा लगा। बोला, विमल, तुम यहीं रुको, मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दो। मैं इसकी मशीनों को हरगिज़ नीलाम नहीं होने दूंगा। रविंद्र अपने घर गया। पुलिस से यह कहकर कि 2 दिन का समय दें तो वो 15,000 की राशि को जमा करा देगा। लेकिन रविंद्र के घर से लौटने में 1 दिन विलंब हो गया। पुलिस ने नीलामी के लिए अगले दिन की तारीख सुनिश्चित कर दी। मुझे चिंता हुई, यदि रविंद्र के आने से पहले नीलामी हुई तो वह मुझ पर बरस पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा था। रविंद्र पहुंचा। जब उसे ज्ञात हुआ कि आगे अब पैसा जमा नहीं होगा बल्कि मशीनों की नीलामी होगी, तो वह भी भागता हुआ तहसील जा पहुंचा। 20,000 की मशीनों के कोई 10,000 रुपये भी देने को तैयार नहीं था। रविंद्र ने सर्वाधिक 10,000 की बोली बोलकर मशीनों को अपने अधीन कर लिया और आकर रघुवीर से बोला कि यह तुम्हारी मशीनें सरकार ने मुफ्त कर दी हैं। अब तुम अच्छी तरह से ठीक हो जाओ। गांव में तुम्हारी पत्नी ने दोबारा चक्की चलानी शुरू कर दी है। 2 संक्षिप्त छोटी कहानियों का पाठ मैंने आज किया। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आप सबको इसके लेखक के बारे में अंदाज लगाइए और 2 बेहतरीन पुस्तकें पाखी परिवार की तरफ से पाइए। लेखक होने से इतर एक दूसरे पेशे में हैं और बहुत नामचीन हैं। ये गारंटी है कि लेखक को आप हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बहरहाल प्रयास रहेगा शाम को 4 बजे आपसे मुलाकात करने का। इस बार 4 बजे के लाइव का शीर्षक है 9 बजे के न्यायाधीश। गौर से सुनिएगा, 9 बजे के न्यायाधीश, जजेस ऑफ 9 o'clock। अब आप सोचेंगे ये जज कौन है? तो जनाब, ये जज हैं हमारे महान चरणी मीडिया। याद रखिएगा, मैं गोदी मीडिया नहीं कह रहा हूं, चरणी मीडिया कह रहा हूं। चरणी मीडिया के 9 बजे अधिकांश चैनलों के प्राइम टाइम के वे एंकर, वे संपादक जो हर बात पर अद्भुत ज्ञान रखते हैं और अपना निर्णय देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इनको सौरभ गुप्ता, जो मुंबई एनडीटीवी के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने अपने एक आलेख में अद्भुत नाम दिया है 9 o'clock जजेस। तो उनका यह शीर्षक मुझे बहुत भाया। तो 9 बजे के न्यायाधीश, इस शीर्षक से मैं आज शाम को संवाद करूंगा सुशांत राजपूत की मौत के बाबत। जो आत्महत्या है या हत्या है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन उस पर हमारे चरणी मीडिया ने अपना जजमेंट सुना दिया है। उसमें अपराधी भी तय कर दिए हैं,
रिया चक्रवर्ती जो सुशांत राजपूत नाम के फिल्म अभिनेता की मित्र हुआ करती थी, उनको चिन्हित कर लिया है कि सारा खेल उन्हीं का रचा गया है और यह हत्या है। सब कुछ तय कर लिया है हमारे मीडिया ने, 9 o'clock के जजेस ने। कोई संवैधानिक बात करने को तैयार नहीं है। पूरे देश से आवाज़ उठ रही है सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो। सीबीआई को बिहार सरकार ने आग्रह कर दिया है कि इसकी जांच आप करें। सीबीआई ने एफआईआर भी रजिस्टर कर दी। क्या कानूनन सीबीआई किसी राज्य के मामले में ऐसा हस्तक्षेप करके स्वतः एफआईआर दर्ज कर सकती है, या कोई अन्य राज्य जहां अपराध ना हुआ हो वहां की सरकार ऐसा आदेश दे सकती है? इन सब विषयों पर और सुशांत राजपूत नाम के अभिनेता की मौत पर इतना हाय तौबा हमारा मीडिया क्यों मचा रहा है, इसको ये सच को सामने रखने का शाम को प्रयास करूंगा। जिस देश में कोरोना काल में करोड़ों की संख्या पे बेरोजगार हुए हैं, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ शून्य पर आ गई है, जीडीपी कम हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं, बेरोजगारी इतनी तेजी से बढ़ी कि उसने मीडिया को भी अपनी जकड़ में ले लिया है। कुछ ही दिन पहले मेल टुडे अखबार, प्रतिष्ठित अखबार भी बंद हो गया है। ऐसे दौर में ये चरणी मीडिया इन बेरोजगारों पर, गिरती अर्थव्यवस्था पर, इंडस्ट्रीज के बंद होने पर, बदहाल अर्थव्यवस्था पर, महाराष्ट्र में किसानों की लगातार आत्महत्याओं पर बात नहीं कर रहा है। ये 9 o'clock के जजेस, राफेल आया, राम मंदिर बना, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, इस प्रकार के बातें, बेहुदी बातें और अपने निर्णय, क्योंकि जज हैं तो निर्णय भी देंगे, हम तक परसते हैं। हमारी बुद्धि को, हमारे विचार को रोकने के उद्देश्य से, ताकि इस मुल्क के आम जनमानस का ध्यान बुनियादी ज़रूरतों की तरफ ना चले जाए, वो बागी ना हो जाए। तो चलिए शाम को 4 बजे प्रयास करूंगा कि मैं जो उस विषय में शोध कर रहा हूँ वो तैयार हो जाए। 4 बजे 9 o'clock जजेस, 9 बजे के न्यायाधीश विषय पर आप सबसे मुलाकात का। तब तक पता करिए, प्रयास कीजिए, अंदाज़ लगाइए जो 2 कहानियाँ मैंने आपको सुनाई वो आपको कैसी लगी बताइए, और इसके लेखक कौन थे, थोड़ा प्रयास कीजिए। शायद आप 2 पुस्तकों के हकदार हो जाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।